नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ आईसी 61850। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बस बार प्रोटेक्शन वाला सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी किसी कारण से उसके सेशंस रेडी नहीं है और इसीलिए अभी उसमें डिले हो रहा है। और 10 बार प्रोटेक्शन सीरीज की जो सेशंस है वो होपफुली नेक्स्ट वीक से कंटिन्यूड रहेंगे, जहां पर कि हमने फर्स्ट सेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बस बार स्कीम की बात की थी और आने वाले सेशंस में हम हाई इंपेडेंस और लो इंपेडेंस बस बार प्रोटेक्शन के थ्योरेटिकल कांसेप्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी के लिए हम थोड़ा सा बस बार प्रोटेक्शन को पीछे रख करके एक न्यू टॉपिक जो कि आईसी 61850 के बेसिक कांसेप्ट्स है, बेसिक फंडामेंटल कांसेप्ट्स, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली इस सेशन के अंदर हम बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल और बहुत ज्यादा डिटेल कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। हम 61850 का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो 61850 के बेसिक कंसेप्ट है कि आईसीडी फाइल क्या होते हैं, सीआईडी फाइल क्या होते हैं, एससीडी फाइल क्या होते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं, गूज कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, गूज सिग्नल्स एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिपोर्टिंग्स में क्या डिफरेंस होती है, एमएमएस क्या होता है, इन सभी कंसेप्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। और अगर इस सेशन में कंप्लीट नहीं होता तो होपफुली एक और सेशन में। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ आईसी 61850। जो आपको बेसिक जो भी सबस्टेशंस होते हैं, बेसिक सबस्टेशन के अंदर जो भी इक्विपमेंट है वो हर एक को क्लियर ही है कि एक सबस्टेशन के अंदर आपका बेसिक कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे कि ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स। इसके अलावा जो कंट्रोल के लिए हमारे पास डीसी वोल्टेज के लिए बैटरी अवेलेबल होता है, फिर प्रोटेक्टिव रिलेस एंड देन प्राइमरी सर्किट्स। अब यहाँ पे प्राइमरी सर्किट्स का क्या मतलब है, जो हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइंस हमारे सबस्टेशंस के अंदर या कोई भी फीडर्स हमारे सबस्टेशंस के अंदर टर्मिनेटेड है और उनके जो भी एसोसिएटेड आपके इक्विपमेंट्स होंगे, वेव ट्रैप्स, एलएस, सीवीटी, आइसोलेटर्स, ये सभी हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट्स के फॉर्म में आएंगे। देन ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्टिव रिले, तो ये सभी आप लोगों को पता ही है। और ये हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, जिससे कि आगे वाले से जो स्लाइड्स आएंगे जहां पर फिर हम इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे 61850 में, वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने के लिए कि आईसी 61850 जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है क्या चीज। तो आईसी 61850 स्टैंडर्ड का मेन पर्पज है, मेन पर्पज ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू अचीव इंटर ऑपरेटिबिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स विद इन द सेम सबस्टेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके एक सबस्टेशन के अंदर हो सकता है कि डिफरेंट वेंडर्स के डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल हो सेम सबस्टेशंस में। जैसे हो सकता है कि सीमेंस की एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले हो 7SA522, एबीबी की आपकी ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले हो सकती है RET 670। इसी टाइप से आपका अल्स्टॉम का कुछ रिले हो सकता है P743, या फिर सेल की रिले हो सकती है SCL 421, या हो सकता है कि आपके यहाँ पर ऑनलाइन डीजीए डिवाइसेस हो जो कि मतलब अलग अलग हो सकता है, सर्वेरॉन या फिर आपका क्वालिट्रॉल, किसी के भी डिवाइसेस अवेलेबल हो सकते हैं। तो एक सबस्टेशन में जब डिफरेंट आपके वेंडर्स के डिफरेंट डिवाइसेस अवेलेबल है तो उनको जब हमें आपस में उन सभी डिवाइसेस को हम आपस में कम्युनिकेट करा करके और एक मतलब डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर, सपोज मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करवाना है या एक डिवाइस से कॉमन कंट्रोल पीसी तक कम्युनिकेट कराना है, तो ये जितनी भी चीजें होती है वो हम 61850 के अंदर कवर करते हैं। तो बेसिकली ये 61850 स्टैंडर्ड का ही एक पोर्शन है जिसके अंदर कहता है कि 61850 का बेसिक पर्पज क्या है कि इट शुड सपोर्ट इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑफ आईडीज फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। और इंटर ऑपरेटिबिलिटी जो है एक कॉमन गोल है इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज का, इक्विपमेंट वेंडर का और स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज का। अब जो 61850 स्टैंडर्ड है सबस्टेशन ऑटोमेशन में, बेसिकली इसके दो पार्ट्स है। अभी 61850-8-1 जो कि मेजर ज्यादातर सबस्टेशंस में अवेलेबल है, बट 61850-9-2 जो कि प्रोसेस बस जिसको कहते हैं, ये प्रोसेस बस भी अभी बहुत सारे सबस्टेशंस पे अब तो नए में आने लग गया है। ये ओल्डर सिस्टम्स है जिसके अंदर आपका एस्काडा बेस्ड सिस्टम होता है, सबस्टेशन ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम, वो 61850-8-1 है। प्रोसेस बस सिस्टम 9-2 के अंदर कवर होता है। अब
जो भी हमारे पास डिवाइसेस होंगे, बेसिकली आपका डिवाइसेस क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के प्रोटेक्टिव रिलेस या फिर कंट्रोल इक्विपमेंट्स या मॉनिटरिंग मेजरिंग इक्विपमेंट्स, बेसिकली यही डिवाइसेस हमारे पास होते हैं। अब उन डिवाइसेस को अगर हम 61850-8-1 की बात करते हैं, -8-1 में क्या होता है कि सभी डिवाइसेस अब तक आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है, इन सभी डिवाइसेस तक जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो फील्ड से हार्ड वायर्ड में आते हैं। जो हमारा फील्ड या स्विच यार्ड होगा, स्विच यार्ड से सभी डिटेल्स हार्ड वायर्ड के फॉर्म में आता है, स्विच यार्ड से हार्ड वायर्ड या कॉपर केबल के फॉर्म में आता है, और फिर यहाँ से ये कॉमन सबस्टेशन बस के थ्रू ये सभी डाटा आपके स्काडा पीसीस लोकल एंड रिमोट कंट्रोल सेंटर्स में सेंड कर दिए जाते हैं, साथ ही इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन जहां से कि हम आईसीडी एससीडी फाइल जनरेट करते हैं। 9-2 के अंदर क्या होता है कि ये जो भी मतलब डिवाइसेस है आपके, चाहे रिले चाहे मतलब कंट्रोल मेजरिंग जो भी डिवाइसेस है, इसके लिए जो डाटा आता है वो कॉपर केबल के थ्रू नहीं आता है, बल्कि ये डाटा भी आपको फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही यहाँ पर आते हैं। और वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जब डाटा आएगा उसके दो मेथड्स हो सकते हैं, एक जो कि नॉन कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए फेराडे इफेक्ट ऑप्टिकल सीटी, तो इससे डायरेक्टली डाटा हम ले सकते हैं, या अगर हमारे पास कन्वेंशनल करंट ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह है, कन्वेंशनल सीटी और सीवीटी अवेलेबल है, तो उस केस में इनके डाटा को एक मेजरिंग यूनिट तक सेंड किया जाता है, और मेजरिंग यूनिट से ये वैल्यू सैंपल्ड वैल्यू फॉर्मेट में आता है, और वो सैंपल्ड वैल्यू हमारे सभी आईडीज को चला जाता है, और आईडी से फिर आपका स्टेशन बस से होता हुआ जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है वो फॉलो होता है। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आने वाले स्लाइड्स में, इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक शुरुआत होता है कि जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कहा था कि हम बात कर रहे हैं आईसी 61850 स्टैंडर्ड इन सबस्टेशन ऑटोमेशन। तो अभी हमने इस स्लाइड में बात की थी आईसी 61850 स्टैंडर्ड क्या है, 8-1 क्या है और 9-2 क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं कि सबस्टेशन ऑटोमेशन क्या होता है। अभी अगर हम बात करें सबस्टेशन ऑटोमेशन की, तो आप ऑटोमेशन का मतलब यहाँ पर जो है सबस्टेशन के जो ऑटोमेशन का मतलब है वो ऑटोमेशन नॉर्मल प्रोसेस कंट्रोल ऑटोमेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। सबस्टेशन ऑटोमेशन के अंदर जो हमारा मान लीजिए कि कोई एक सबस्टेशन है, अगर कोई बाहर से सबस्टेशन देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, कुछ टावर्स दिखाई देंगे, कुछ इक्विपमेंट दिखाई देंगे, हो सकता है कि आपके आइसोलेटर्स, ब्रेकर्स या ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, इस टाइप के कुछ इक्विपमेंट दिखाई देगा जो भी बंदा बाहर से सबस्टेशन को देख रहा है। अब जो भी बाहर से सबस्टेशन को देखता है उसको यही इक्विपमेंट दिखाई देंगे, ये ब्रेकर मतलब आपका जो ये आइसोलेटर्स है, सॉरी जो आइसोलेटर्स होंगे वो दिखाई देंगे, या इस टाइप से जो भी मतलब आपके ब्रेकर्स हैं वो दिखाई देंगे, या पावर ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स यही दिखाई देते हैं। परंतु जब हम उन्हीं चीजों को एक सिंगल लाइन डायग्राम पर ड्रॉ करते हैं तो वहां पर सिर्फ हम चीजों को किसमें ड्रॉ करते हैं, वहां पर हम चीजों को ड्रॉ करते हैं कुछ सिंबल्स के फॉर्म में। जैसे यहाँ पर ये आइसोलेटर्स है 89 ए और बी में से कुछ भी हो सकता है, इसी तरह से ब्रेकर्स है 52, तो हम सभी चीजों को सिर्फ सिंबल्स के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। इसी टाइप से आपका ट्रांसफार्मर है हो गया, और ये जनरेटर्स है। तो जब हम सबस्टेशन की बात करते हैं तो सबस्टेशन के अंदर आपका सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, लेकिन जब हम उसके कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो कि चाहे आपका कन्वेंशनल सिस्टम में कंट्रोल है चाहे वो एस्काडा सिस्टम में बात करते हैं, तो वहां पर वो सिंपल कुछ मिमिक के फॉर्म में आता है, कुछ आपके सिंबल्स के फॉर्म में आता है। तो हमें इन्हीं सिंबल्स को समझना है, फिर इन सिंबल्स को कैसे कंट्रोल करना है 61850 में, उसी की बात हम इस सेशन में करने वाले हैं। अब जो हमारा मेजर पर्पज होता है सबस्टेशन में वो दो चीज होता है। सबस्टेशन के अंदर आपका मेजर जो है दो चीज आता है, एक आता है प्रोटेक्शन और दूसरा आता है कंट्रोल। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कंट्रोल की, और कंट्रोल का क्या मतलब है कि जो हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट्स है सबस्टेशन में उससे हमें कंट्रोल करना है। प्राइमरी इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी इक्विपमेंट होता है हमारा आइसोलेटर हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर हो सकता है, तो इन सभी को हमें जो है कंट्रोल करना है। तो ये हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट को सबस्टेशन के अंदर कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं अभी एक स्लाइड पहले भी आपको बता रहा था कि जो सबस्टेशन के अंदर जो कंट्रोल होता है उस कंट्रोल का और प्रोसेस कंट्रोल के बीच का जो लिंक है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपका प्रोसेस कंट्रोल में हम फीडबैक की बात करते हैं, फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं, पर
उसके जो सबस्टेशन कंट्रोल होता है, सबस्टेशन के अंदर जो प्राइमरी इक्विपमेंट की कंट्रोलिंग होती है, वहां पर फीडबैक की बात नहीं होती। ये बिल्कुल बुकिश थ्योरी है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का, जहां पर कि आपका ये कोई एक इनपुट है आर और सी जो है वो हमारा आउटपुट है। इसको ये जो हमारा ये जो ब्लॉक्स होता है, इस ब्लॉक को कहते हैं कंपैरेटर ब्लॉक। इसमें आप सिंपली क्या करते हैं कि जब इनपुट दिया, इनपुट को एक आउटपुट से कंटिन्यूअसली हम एक इनपुट दे रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब हम आउटपुट को कंटिन्यूअसली इनपुट के साथ चेक करते जा रहे हैं कि हमें जो चाहिए वही आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, वो एक आपको एरर के फॉर्म में आएगा। इस एरर को एक न्यू ब्लॉक के थ्रू एरर एम्पलीफाई किया जाता है और फिर उसको आप कि कितना आपका एरर है, कितना हम उसे और कंट्रोल करना है, उसके बेसिस पर कुछ एडिशनल सर्किट्स और फिर आप फाइनली आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। और जो हम कंटिन्यूअसली आउटपुट के एक पोर्शन को कंपेयर कर रहे हैं उसको कहते हैं फीडबैक लूप। लेकिन हमारे सबस्टेशन में इस टाइप से कुछ कंट्रोलिंग नहीं होती है। अगर आप सबस्टेशन की बात करें तो सबस्टेशन के अंदर कंट्रोल का हमारे पास क्या हो सकता है, सबस्टेशन के अंदर कंट्रोल में हमारे पास हो सकता है कि हम पावर फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी एक सर्किट पे कितना पावर फ्लो हो रहा है, या हम बस ट्रांसफर की बात करते हैं कि सपोज कोई फीडर बस 1 के थ्रू चार्ज है तो हम चाहते हैं वो बस 2 के थ्रू चार्ज हो जाए, जबकि बस 2 को शटडाउन में लेना है, या हम किसी ब्रेकर आइसोलेटर्स के इंटरलॉक की बात करते हैं। तो सबस्टेशन में बेसिकली जो कंट्रोल्स होते हैं वो इन्हीं सब टाइप के, या टैप चेंजर हो सकता है। तो इन सब चीजों की ही बात करते हैं हम सबस्टेशन के अंदर अगर कंट्रोल की बात करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबस्टेशन के अंदर एक चीज हो सकता है कि पावर फ्लो को जो है वो आपको रीडायरेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि पावर फ्लो अभी किसी सबस्टेशन में बस 1 पे कुछ ट्रांसफार्मर से लाइन है और उसके थ्रू पावर फ्लो हो रहा है, हम चाहते हैं कि वही लोड जो है बस 2 पे शिफ्ट हो जाए, तो ये एक टाइप का कंट्रोल हो सकता है। तो इन सभी के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है कि जो सर्किट ब्रेकर्स है, आइसोलेटर्स है और अर्थ स्विच है, इसको ओपन या क्लोज करना है और पावर ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर है उसे अप या डाउन करना है। तो अभी ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अभी हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो प्रेजेंटली हमारा जो सिस्टम है, ये मान लीजिए ये बस 1 है और ये मान लीजिए ये बस 2 है। तभी हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें क्या है कि लोड जो है बस 2 के थ्रू चल रहा है। आप यहाँ से देखिए जनरेटर्स, पावर ट्रांसफार्मर, इसके थ्रू बस चार्ज है और बस से ये लोड बस 2 के थ्रू इस टाइप से फीडर पे जा रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल है। अब मान लीजिए इसी को हमें शिफ्ट करना है बस 2 से बस 1 पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है वो हम करेंगे इस वाले बस को चार्ज, क्योंकि अभी आप इस वाले स्लाइड में अगर देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड मैंने पहले दिखा दिया था, इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो अभी जो बस 1 है वो डी एनर्जाइज है। यहाँ पर रेड का मतलब चार्ज है या एनर्जाइज है और इसका मतलब डी एनर्जाइज है, सॉरी, ये अभी जो है ये हमारा डी एनर्जाइज है और ये वाला बस जो है वो एनर्जाइज है। अब अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेकंड बस को या बस 1 जो भी हमारा था बस 1, उसको भी चार्ज कर रहे हैं। तो उसको चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आइसोलेटर क्लोज करेंगे, ये वाला आइसोलेटर क्लोज करेंगे और फाइनली इस ब्रेकर को क्लोज करेंगे। जैसे हम ये चीजें कर देते हैं तो आपका ये जो है बस 1, वो बस 1 भी अब चार्ज हो गया, ये बस 1 भी अब इनर्जाइज हो गया। जैसे हमारे पास बस 1 इनर्जाइज हो गया है तो अब जो है हम यहाँ तक अगर देखें तो ये आइसोलेटर्स भी एक एंड तक चार्ज है, ये आइसोलेटर भी एक एंड तक चार्ज है। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन आइसोलेटर्स को क्लोज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पर हम क्या करेंगे, अब इन आइसोलेटर्स को क्लोज कर देते हैं। तब आपने जैसे इन आइसोलेटर्स को क्लोज किया, अगर आप लास्ट स्लाइड में देखें, जैसे आप इस आइसोलेटर को क्लोज कर देंगे तब क्या होगा, आपके पावर फ्लो का 2 डायरेक्शन हो जाएगा। कुछ पावर ऐसे भी चलेगा, कुछ पावर बस 2 के थ्रू चलेंगे। तो इस टाइप से आपके पास पावर फ्लो के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे जिस टाइम पर आपने किया है। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका एक पावर फ्लो बस 1 के थ्रू कुछ है, कुछ पावर जो है वो बस 2 के थ्रू भी चल रहा होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना, हमें पूरा लोड क्योंकि बस 1 पे शिफ्ट करना था तो हम बस 2 के आइसोलेटर्स को ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम बस 2 के आइसोलेटर्स को ओपन करेंगे अब पूरा पावर बस 1 के थ्रू चलेगा। फाइनली आप इस ब्रेकर को और इस दोनों आइसोलेटर को ओपन करके बस 2 को डीएनर्जाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो कर लेते हैं और इस टाइप से आपका जो फाइनली लोड जो है वो बस 2 से बस 1 पर शिफ्ट हो गया है। अब से बस 1 सर्विस में है और लोड शिफ्ट हो गया। तो ये एक टाइप का हमारा जो है कंट्रोल है सबस्टेशन के अंदर। अभी ये सब चीजें आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें समझना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि ये बिल्कुल बेसिक डे टू डे नेचर का वर्क है जो हम सबस्टेशन में कर रहे हैं। ये हमें पता है प्राइमरी साइड के इक्विपमेंट में ऐसा ही होता है,
लेकिन जब मैं 61850 की बात करूंगा तब हमारे समझ में आएगा कि अगर प्राइमरी साइड में ऐसा ही हो रहा है तो हम 61850 के इंजीनियरिंग लेवल पर ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हम इन चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि 61850 के लेवल पर जब हम कर रहे हैं तो वहां पर हमें नहीं पता कि आइसोलेटर है या ब्रेकर है या ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर है या बस बार है, तो वो हम वहां पर कैसे डेजिग्नेट करते हैं, ये चीजें समझने के लिए ये बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरा क्या हो सकता है कि आपको पता है कि जो सबस्टेशन के अंदर हम ब्रेकर्स या आइसोलेटर्स के ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा ऑपरेट करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन उसे ऑपरेट करने से पहले बहुत चीजें ध्यान में रखना होता है। क्योंकि जो हम प्राइमरी इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट का यहाँ पर मैन्यूवरिंग का मतलब ऑपरेट करना आता है, कि जब हम प्राइमरी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है। क्योंकि अगर आपने कुछ चीजें मिस किया तो उससे क्या होता है कि डेंजरस हो सकता है कोई भी एरर होने से, जो आदमी उसको ऑपरेट कर रहा है, जो पर्सन उसे ऑपरेट कर रहा है उसके लिए, और साथ ही साथ इक्विपमेंट के लिए भी। तो जो भी ऑपरेटर है, जो भी पर्सन उसे ऑपरेट कर रहा है, उसको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला कि क्या उस किस इक्विपमेंट को वो ऑपरेट करने के लिए गया है, क्या वो ब्रेकर को ऑपरेट करने गया है, आइसोलेटर को ऑपरेट करने गया है, या अर्थ स्विच को ऑपरेट करने गया है। साथ ही साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इक्विपमेंट ओपन है, कौन सा एलिमेंट क्लोज है, कौन सा इक्विपमेंट ओपन है, कौन सा एनर्जाइज है और कौन सा नहीं है। अब इतनी चीजें अगर आप मैनुअली एक एक करके नोटिस करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, उसके बाद भी गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इनको जो हम रॉन्ग ऑपरेशंस है, उन रॉन्ग ऑपरेशंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इंटरलॉकिंग। और इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि आप किसी एक इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हमेशा उसके साथ जो भी एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं उनके कंडीशंस को चेक करेगा। अगर सभी कंडीशंस मीट हो रहे हैं उसके बाद ही आपको ऑपरेशंस परमिट करेगा। तो एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा यहाँ पर एक और एग्जांपल है इंटरलॉकिंग का। जो लोग सबस्टेशन में काम कर रहे हैं उनको पता ही है कि जो हमारा एक सबसे सिंपल सा इंटरलॉक होता है वो होता है अर्थिंग स्विच और डिस्कनेक्टर के बीच में। अर्थिंग स्विच और डिस्कनेक्टर के बीच का जो इंटरलॉक होता है वो क्या होता है कि जब तक कि आपका आइसोलेटर क्लोज है, डिस्कनेक्टर को ही आइसोलेटर बोलते हैं, कि जब तक आपका आइसोलेटर क्लोज है तब तक आप अर्थ स्विच को क्लोज नहीं कर सकते हैं। या उल्टा कि अगर आपका आइसोलेटर ओपन है तभी हम अर्थ स्विच को क्लोज कर सकते हैं, तभी हम अर्थ स्विच को क्लोज कर सकते हैं। सेम वे आइसोलेटर के लिए भी इसी का उल्टा होता है। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूं, ये मेरे पास एक आइसोलेटर है और ये अर्थ स्विच है। तो मुझे अभी क्या करना है, आइसोलेटर को ऑपरेट करना है। तो आइसोलेटर को अगर आपको ऑपरेट करना है, आइसोलेटर को ऑपरेट करना है, ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पर है कि आइसोलेटर को मुझे ओपन या क्लोज करना है। तो अब आइसोलेटर को ओपन या क्लोज करने के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि जो हमारा अर्थ स्विच है वो ओपन होना चाहिए। तो इसी को हम इंटरलॉकिंग में कैसे डिजाइन करते हैं वो एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। इसमें क्या है कि अगर अर्थ स्विच क्लोज है तो हमें पता ही है कि हम डिस्कनेक्टर को ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये आपका अर्थ स्विच है, ये उसी का ऑक्सिलरी स्विच है। और इस ऑक्सिलरी स्विच में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एनसी है और ये जो एनसी है वो अर्थ स्विच के ओपन के केस में रहेगा। जब हमारा अर्थ स्विच ओपन होगा तो ये कॉन्टेक्ट जो है ऑक्सिलरी स्विच का कॉन्टेक्ट वो क्लोज रहेगा और एनसी रहेगा। ये बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग होती है वो इसी टाइप से डिजाइन किया जाता है कि सभी इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग डी एनर्जाइज कंडीशन में होता है। और हमारा डी एनर्जाइज कंडीशन क्या है, अर्थ स्विच ओपन। तो जब अर्थ स्विच ओपन होगा तभी ये एनसी कॉन्टेक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा स्कीम है। इस बहुत सिंपल स्कीम में हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अपने यहाँ से क्लोज कमांड दिया, यहाँ से क्लोज कमांड है पॉजिटिव डीसी वोल्टेज, ये डीसी यहाँ से क्लोज कमांड एक्सटेंड हुआ। अब अगर ये क्लोज कमांड एक्सटेंड हुआ, यहाँ पर गया इस साइड से यहाँ पर, फिर ये पाथ क्लोज है यहाँ पर आया, फिर नेक्स्ट पाथ क्लोज 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 क्लोज, फाइनली ये क्लोजिंग कॉइल में गया और क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज हुई। क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज होने के बाद आपके जो आइसोलेटर है उसको क्लोजिंग कमांड एक्सटेंड कर देगा। अब मान लीजिए कि ये हमारा जो अर्थ स्विच है वो ओपन ना होकर के ये अर्थ स्विच है क्लोज। अगर अर्थ स्विच क्लोज है तो ये क्या होगा, ये एनसी जो कॉन्टेक्ट है एनओ हो जाएगा। अगर ये कॉन्टेक्ट एनओ हो जाएगा तो आपको क्लोजिंग कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी। वही आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया। यहाँ पर क्या है, अर्थ स्विच क्लोज है। अगर अर्थ स्विच क्लोज है तो ये नॉर्मली एनसी कॉन्टेक्ट था, ये एनसी कॉन्टेक्ट था हमारे पास,
ये एनसी कॉन्टैक्ट किस टाइम पे बना हुआ था? ये एनसी कॉन्टैक्ट बनेगा जब आपका अर्थ स्विच ओपन है। अभी प्रेजेंट केस में क्या है, अर्थ स्विच क्लोज है। अगर अर्थ स्विच क्लोज है तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? एनओ। तो इसी टाइप से यहाँ पर दिखाया गया, ये एनओ बन गया। अब आप देखेंगे आपने क्लोजिंग कमांड एक्सटेंड किया, ये डीसी पॉजिटिव आया, यहाँ तक गया, बट यहाँ पर बीच में आपका ओपन है तो ये डीसी आगे एक्सटेंड नहीं होगी और हमारे पास जो ये आइसोलेटर्स है इसको हम क्लोज नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास अर्थ स्विच ओपन है, जो कि मैंने पहले ही बताया था, तो आप ये कॉन्टैक्ट आपका, क्योंकि अर्थ स्विच ओपन है तो एनसी कॉन्टैक्ट एनसी बना रहेगा और आपकी अब डीसी जो वोल्टेज है वो इस टाइप से फ्लो होता हुआ फाइनली क्लोजिंग कॉइल को एनर्जाइज करेगा और आइसोलेटर को क्लोज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा स्कीम होता है, बहुत सिंपल सा है। लेकिन अभी क्या है कि सिंपल आपको इसलिए लग रहा है कि आपने कंडीशंस बनाई है सिंगल अर्थ स्विच एंड सिंगल आइसोलेटर्स के थ्रू। तो जब हमारे पास सिंगल अर्थ स्विच एंड सिंगल आइसोलेटर्स होते हैं तो आपका ये इंटरलॉकिंग बनाना बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, 2-4 वायर है इधर उधर कनेक्ट करके स्कीम बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ आइसोलेटर्स, नंबर ऑफ अर्थ स्विच ये सिस्टम्स में इंक्रीज होते जाएंगे, तब उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास हार्ड वायरिंग होगी, टोटल जो कॉपर केबल्स होगा उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। साथ ही साथ जितना ज्यादा हार्ड वायरिंग बढ़ता जाएगा उतना ही सिस्टम का जो O&M होता है, मींस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, या R&M बोलते हैं, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, वो कॉस्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा। साथ ही साथ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि जो इंटरलॉकिंग प्रिंसिपल्स है या इंटरलॉकिंग का जो रूल्स है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको एंटायर सबस्टेशन के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बस अर्थ स्विच की, मान लीजिए ये हमारे पास एक बस है, इस बस पे मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड है, मैं सिर्फ इसके आइसोलेटर्स को दिखा रहा हूँ। ये मल्टीपल आइसोलेटर्स कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारा जो है ये बस अर्थ स्विच है। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी भी कंडीशन में ये बस अर्थ स्विच क्लोज करना है तो मुझे क्या चाहिए कि उस बस पे कनेक्टेड जितने भी आइसोलेटर्स हैं सभी का ओपन इंडिकेशन चाहिए। अब सभी का ओपन इंडिकेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी से कॉपर वायर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, सभी के ऑक्सिलरी स्विच से। तो जैसे ही आप इस टाइप से सभी के कॉपर वायर्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वायरिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। जैसे ये एक और एग्जाम्पल है कि जब तक आपको सेम बे के अंदर ही लोकल इंफॉर्मेशन को यूज करने हैं और उसी का ही लोकल एक्शंस लेना है, तब तक इंटरलॉकिंग बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हमें इस आइसोलेटर को या इस आइसोलेटर को ऑपरेट करना है तो इस केस में लोकल इंफॉर्मेशन में आपको क्या मिल जाएगा कि जो हमारे ब्रेकर्स है, जो ये वाला अर्थ स्विच है, उसके इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाते हैं और उनके इंफॉर्मेशन सेम वे में अवेलेबल होते हैं। बट जो हमारे पास रिमोट इंफॉर्मेशन होते हैं, मीन्स जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रहा था अभी यहाँ पर कि एक इंफॉर्मेशन तो आपको सेम उसके अपने वाले बेस से ही मिल जाएगा, लेकिन रिमोट इंफॉर्मेशन जैसे कि यहाँ का अर्थ स्विच लगाना, अब इसके लिए इसको रिमोट इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए, इन सभी बे के आइसोलेटर्स का स्टेटस। तो ये जो है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे रिमोट इंफॉर्मेशन, हर एक बे से इंफॉर्मेशन चाहिए और जैसे आप हर एक बे से इंफॉर्मेशन लेंगे तो इस टाइप से इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग, हमारे सबस्टेशन की स्कीम ड्राइंग्स होती है। और आने वाले सेशंस में मैं इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्कीम ड्राइंग को कैसे समझते हैं वो बताऊंगा, तब आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसे स्किप करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब हम इंटरलॉकिंग की बात करते हैं तो ये जो केबल्स रिक्वायरमेंट होती है बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत ही ज्यादा केबल्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है और यही यहाँ पर लिखा है, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज विद एक्सटेंसिव केबलेज and often requires the use of several auxiliary relays to multiply the limited amount of contacts available from primary equipments। और ये मैंने पहले ही बात की थी auxiliary switches की, auxiliary contacts की, कि जैसे जैसे आपको इंटरलॉक्स के लिए जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो आपके प्राइमरी इक्विपमेंट में तो जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, तो आपको ऑक्सिलरी और रिले चाहिए। जैसे आप और ऑक्सिलरी रिले लगाएंगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा सिस्टम, तो मेंटेनेंस की केसेस में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ये एक सिस्टम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज्यादा कॉपर केबल्स है और इसमें अगर आपको कुछ मेंटेन करना है तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 61850 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 61850 के अंदर अगर हम इंटरलॉकिंग की बात करें, 61850 इंटरलॉकिंग की बात अगर हम करते हैं तो 61850 में इंटरलॉकिंग में हमें सिंपल सा क्या है, आपको पता है, अगर यहीं पर मैं दो बसेस की बात करता हूँ, हर एक एलिमेंट्स का अपना अपना एक आईडी होगा। आईडी का मतलब होता है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपका रिले हो सकता है, आपका बीसीयू हो सकता है, आपके कुछ भी मेजरिंग डिवाइसेस हो सकते हैं। तो ये
इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसके अंदर आपको हर एक पर्टिकुलर बे के लिए जैसे इस बे के लिए इसके जो आइसोलेटेड ब्रेकर के स्टेटस है वो इसमें आ जाएंगे, नेक्स्ट बे का इसमें आएगा अपने आईडी में, थर्ड का थर्ड के आईडी में, फोर्थ का फोर्थ के आईडी में और फिफ्थ का फिफ्थ के आईडी में। फिर ये जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं ये कॉमन इथरनेट स्विचेज पर आपका जो सबस्टेशन इथरनेट स्विच है उस पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और यहाँ से आप इथरनेट स्विच के माध्यम से इस एक आईडी की इंफॉर्मेशन को दूसरे आईडी में, फिर उसका किसी और आईडी में जहां पर भी आपको यूज करना है, इस टाइप से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं इजिली। तो जैसे ही हम इस टाइप से इंफॉर्मेशन इजिली एक्सटेंड करते हैं तो अब आपका क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर बे का इंफॉर्मेशन अगर हमें यहाँ तक कुछ ट्रांसफर करना है तो आपको कॉपर केबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर अवेलेबल है और वो इंफॉर्मेशन इजिली हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बे से दूसरे बे में। तो ये जो इंफॉर्मेशन एक बे से दूसरे बे में ट्रांसफर करते हैं हॉरिजॉन्टली, मींस यहाँ पर जैसे कि इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, इस बे से इस बे में या इस बे से सेकंड वाले बे में, सेकंड बे से थर्ड बे में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है उसको कहते हैं गूज इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन किस लेवल पे ट्रांसमिट हो रहा है, एक आईडी से दूसरे आईडी में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में, इस टाइप से हो रहा है, जो कि आपका क्या है इस टाइप से अगर आप देखें तो ये इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है हॉरिजॉन्टली, मींस सारे आईडी सेम लेवल पर है और वहां पर आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं गूज, और गूज एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। स्टेशन बस जो स्टेशन बस है उसके लैन स्विचेज लैन पोर्ट के आपका सारा कम्युनिकेशन है, और यहाँ पर लैन ऑप्टिकल फाइबर दोनों का मतलब वही है। स्टेशन बस हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, स्टेशन बस बनाया हुआ है, और इस स्टेशन बस के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो आपको डाटा ट्रांसफर कर रहा है, एक कंट्रोल आईडी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा पहले को, जिस भी लेवल पे हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। तो जो इंटरलॉकिंग और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर आपका सीबी डिस्कनेक्टर का पोजीशंस, इसके अलावा आपका रिजर्वेशन मैं बताता हूँ रिजर्वेशन क्या चीज होता है, और आपका अर्थ स्विच के पोजीशन स्टेटस, वो सभी हम स्टेशन बस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। और ये जो होता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको दो चीजें और दिख रही होंगी, एक होता है स्टेशन लेवल और एक होता है बे लेवल। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इसकी बात करता हूँ कि बे लेवल, स्टेशन लेवल और रिजर्वेशन, इन तीनों का क्या मतलब होता है। 61850 स्टैंडर्ड की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट होगा, तो उससे पहले मैं आपको ये चीजें क्लियर कर देता हूँ, बे लेवल, स्टेशन लेवल एंड रिजर्वेशन की इसका क्या मतलब है। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे सबस्टेशन के अंदर, ये अगर मान लीजिए सबस्टेशन है, सबस्टेशन के अंदर आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मींस बहुत सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे कि आपका हो सकता है सीबी होगा, आइसोलेटर होगा, अर्थ स्विच होगा, ठीक है। अब ये सभी इक्विपमेंट्स जितने भी बे के होंगे वो आपको कॉपर वायर्स के थ्रू, इनके इंफॉर्मेशन आपने कॉपर केबलिंग की हुई है, और वो इंफॉर्मेशन हमें एक रिले के पास या कंट्रोल मेजरिंग डिवाइसेस के पास आएगा। तो ये आईडीज बोलते हैं, आईडी तक आपको सभी चीजें हार्ड वायर्ड होते हैं। इसमें आपको क्या क्या हो सकता है, सीबी, आइसोलेटर्स, अर्थ स्विच, इनके पोजीशन, सीबी, आइसोलेटर, अर्थ स्विच, इनके कंट्रोल, साथ ही साथ जो हमारे सीटी, सीवीटी, इनके आपके डाटा हो सकते हैं। फिर आपका ये जो आईडीज है इसके अंदर जब सभी डाटा आ गया तो ये डाटा यहाँ से आपको नेक्स्ट जो भी हमारा कंट्रोल रूम होगा वहां पर जाएगा, कंट्रोल रूम के एक सर्वर पर अवेलेबल होगा, और कंट्रोल रूम से फिर ये डाटा जो है आप रिमोट कंट्रोल सेंटर को सेंड कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल सेंटर और नेटवर्क कंट्रोल सेंटर, इसको हम सेंड कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है जहां पर हमारे सारे डिवाइसेस हैं, मतलब सीबी, आइसोलेटर्स, ब्रेक, अर्थ स्विच, सीटी, सीवीटी, उसको बोलते हैं प्रोसेस लेवल, क्योंकि यहाँ पर ही हमारे सारे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं प्रोसेस लेवल। तो इस डायग्राम में उसको नहीं दिखाया गया है, तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो इसके एक नीचे का जो लेवल है, इन सभी डिवाइसेस से एक लेवल नीचे का जो लेवल है, ये वाला लेवल, इसको कहते हैं प्रोसेस लेवल। ये इसमें इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हम 61850 की बात करें तो 61850 हमेशा स्टेशन लैन के वहीं से स्टार्ट होता है, तो इसलिए नहीं दिखाया। बट प्रोसेस लेवल ये 61850 स्टेशन लैन से स्टार्ट होता है, मींस ये वाला जो 61850 दैट इज 8-1 की बात चल रही है। अब प्रोसेस लेवल पर हमारे पास जो भी आएंगे, सीबी, आइसोलेटर्स, अर्थ स्विच, ये सभी चीजें आपके अवेलेबल है, साथ ही सीटी, सीवीटी, यहाँ से सभी चीजें हार्ड वायर्ड के थ्रू आपके कंट्रोल आईडी में जो डीसीयूज हो सकते हैं या रिले हो सकता है उसके अंदर
यहाँ तक सारे डाटा पहुंच जाएंगे। जहां तक सारे डाटा आने के बाद अब इन डाटा को एक कॉमन इथरनेट स्विच के ऊपर कनेक्ट किया जाता है। तो ये आपका एक इथरनेट स्विच होगा, जो कि अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है ये एक बे का हो, ये सारा मिला करके एक बे या एक आपका एलिमेंट कवर कर सकता है, एक बे और एक फीडर या एक एलिमेंट को कवर कर रहा होगा। तो यहाँ तक सारा डाटा हमारे पास आ गया है इन आईडीज पर। अब इस आईडी से डाटा अभी हमारे पास यहाँ तक आने से तो हमारा कोई काम होगा नहीं। हमारे पास काम कब होगा कि जब हम इन ब्रेकर्स को, इन आइसोलेटर्स को, इन अर्थ स्विच को कंट्रोल रूम के अंदर के HMI से ऑपरेट कर सके या रिमोट कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट कर सके। तो उसके लिए अब क्या करना है कि यहाँ पर ये जो डाटा थे जो आपके आईडीज के अंदर है, इन आईडी के डाटा को अब आप एक इथरनेट स्विच पर लाएंगे और इथरनेट स्विच से फिर फाइनली जो है हम सर्वर को भेजते हैं। तो यहाँ पर स्टेशन में आपके कंट्रोल के लिए कुछ कंप्यूटर्स होंगे जो जिसको कि हम इंजीनियरिंग स्टेशन, वर्क स्टेशन बोलते हैं, सब स्टेशन गेटवे बोलते हैं। और यहाँ पर जब डाटा आ जाता है तो उसके बाद अब इन गेटवे के थ्रू डाटा रिमोट कंट्रोल सेंटर को भेज दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो हमारे पास यहाँ पर सर्वर होगा उस सर्वर के थ्रू जो डाटा है वो आपको अपने लोकल HMI में आ जाता है। तो जो ये वाला लेवल होता है जहां पर हमारे सारे कंट्रोल आईडीज अवेलेबल है उसको कहते हैं बे लेवल। जो उसका नेक्स्ट लेवल है जहां पर ये बे लेवल के डाटा हमारे सर्वर को सेंड करता है उसको कहते हैं स्टेशन लेवल। और फाइनली जो हमारे गेटवे के थ्रू रिमोट को डाटा जाता है उसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल सेंटर या नेटवर्क कंट्रोल सेंटर। अब यहाँ पर जो हमने मेजर चीजें थी 650 के वो डिस्कस किए। ये कंप्लीट 650 का सेशन है जिसके अंदर हमने जब स्टार्ट किया था तो वो था हमारा फर्स्ट टॉपिक अभी तक का, वो है कंट्रोल, इंटरलॉकिंग और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आता है वो आता है कि आपका जो सबस्टेशन है उस सबस्टेशन के अंदर जो भी हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट्स होंगे, चाहे वो आपके ट्रांसफॉर्मर्स है, जनरेटर्स है, ब्रेकर्स है, आइसोलेटर्स है, कुछ भी जो भी प्राइमरी इक्विपमेंट्स है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से कुछ फायर होगा और वाइड स्प्रेड आउटेजेज हो सकते हैं, वाइड स्प्रेड लॉसेज हो सकते हैं, डैमेज हो सकता है। तो हमें इन इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव रिलेज। प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में भी मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रिलेज के अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट को अलग अलग सेशंस में समझा है और बेसिक कंसेप्ट भी हमें सबको ही पता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोटेक्टिव रिलेज कैसे फंक्शन करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक रिले है जिसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स के थ्रू करंट एंड वोल्टेज के इनपुट आएंगे। बेस्ड अपॉन दिस करंट एंड वोल्टेज इनपुट ये कुछ इसका इंटरनल एल्गोरिथम हो सकता है जो कि हो सकता है आपका ओवर करंट हो या अंडर वोल्टेज हो या फिर अंडर इंपेडेंस हो, मींस आपका करंट, ओवर करंट, अंडर वोल्टेज या इंपेडेंस बेस्ड कुछ भी प्रोटेक्शन ये यूज कर सकता है, एल्गोरिथम यूज कर सकता है। उसके बेसिस पर अगर आपका वो एल्गोरिथम मीट करता है, फॉल्ट ये सेंस करता है तो इसका कॉन्टेक्ट मेक होगा। जैसे ही कॉन्टेक्ट मेक होगा तो ये ब्रेकर के ट्रिपिंग कॉइल को एनर्जाइज करता है और फाइनली आपका जो है फॉल्ट है उसे आइसोलेट कर दिया जाता है ब्रेकर को ओपन करके। तो जो हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट्स है वो उसमें प्राइमरी इक्विपमेंट्स में आपका क्या आता है, सीबी, आइसोलेटर्स, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, बस बार्स, ये सभी हमारे प्राइमरी इक्विपमेंट्स में आता है। जबकि सेकेंडरी इक्विपमेंट्स जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोटेक्शन रिलेज। और प्रोटेक्शन रिलेज का मेन पर्पज क्या होता है, मेन काम क्या होता है, ये मॉनिटर करता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का, प्रोटेक्टेड सिस्टम का और अपने एल्गोरिथम के बेस पर डिसीजन लेता है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो सिस्टम में एक फॉल्ट आया, जैसे ही फॉल्ट आया तो आपका करंट का कुछ मैग्नीट्यूड बढ़ा होगा, वोल्टेज हो सकता है कुछ डिप किया हो, इसके बेसिस पर यहाँ पर इसको वोल्टेज करंट का मैग्नीट्यूड मिला। उसको कैलकुलेट करने के बाद इसके एल्गोरिथम ने अगर इसको सेंस किया है कि सेटिंग से वैल्यू से ज्यादा है तो ये कॉन्टेक्ट जो कि आप लास्ट स्लाइड में देखेंगे कॉन्टेक्ट ओपन था, फाइनली ये कॉन्टेक्ट मेक होगा। ये कॉन्टेक्ट मेक हो गया और यहाँ से जो डीसी वोल्टेज और ट्रिपिंग कॉइल को गई, ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज हो गया और आपका ये ब्रेकर ओपन हो जाएगा और इस टाइप से फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है। तो जैसे ही ये एनर्जाइज हुआ ब्रेकर ओपन हो गया और फॉल्ट आइसोलेट हो गया। तो अब जैसे ही फॉल्ट आइसोलेट हो गया तो अब आपका यहाँ पर ये ओपन हो चुका है ये पाथ, तो अब यहाँ पर करंट कुछ आएगा नहीं, वोल्टेज कुछ आएगा नहीं और रिले जो है वो नॉर्मली रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रिले जो है रीसेट हो गया। क्यों? क्योंकि रिले से नो फॉल्ट कंडीशन एनीमोर एंड इट रीसेट्स।
सर्किट ब्रेकर जो है आपका ओपन में रहेगा जब तक कि आप मैनुअली उसे क्लोज नहीं कर देते, या ऑटो रिक्लोजर फंक्शन अगर है तो ऑटो रिक्लोजर के थ्रू क्लोज नहीं हो जाता है। अब प्रोटेक्शन सिस्टम में एक चीज और हो सकता है, ये तो बहुत ही सिंपल सा था। दूसरा प्रोटेक्शन सिस्टम में एक चीज हो सकता है कि प्रोटेक्शन रिले जो है वो आपस में एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने स्टार्टिंग के डिस्टेंस प्रोटेक्शन के सेशन में आपको बताया है, जहां पर हमने चर्चा की थी कैरियर एडेड स्कीम्स के बारे में कि पीयूटीटी ये स्कीम्स क्या होते हैं, ब्लॉकिंग स्कीम्स क्या होता है, एक्सीलरेशन स्कीम्स क्या होते हैं। तो वहां पर हमने बात की थी कि प्रोटेक्टिव रिले जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मेन पर्पज क्या होता है कि अगर वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो जो हम फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पर एक ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं सभी चीज को छोटे छोटे एग्जांपल के थ्रू पहले आपको समझा रहा हूं और फिर हम 61850 के बिल्कुल डिटेल इंजीनियरिंग में जाएंगे, क्योंकि जब आप इन चीजों को, इन छोटे छोटे कंसेप्ट से आप रूबरू रहेंगे, इन छोटे छोटे कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे, तो डेफिनेटली जब हम 61850 के इंजीनियरिंग की, डिटेल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ये रेडियल सिस्टम है। इस रेडियल सिस्टम में यहाँ पर कुछ आपका मान लीजिए कि जनरेटिंग ट्रांसफार्मर यूनिट्स है, फिर वो एक बस बार पे कनेक्टेड है थ्रू एक ब्रेकर, फिर आपका वहां से नेक्स्ट आपका जो भी बस है उससे फिर एक और नेक्स्ट बस पर ट्रांसफर हो मतलब कुछ फीडर कनेक्टेड है, बीच में आपका फिर से ब्रेकर, सीटी और इस टाइप से आपके कुछ कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं। दो फीडर्स है, फीडर 1 फीडर 2 जो कि कनेक्टेड है एक बस पर, इस बस से फिर दूसरे रिमोट बस के बीच में आपका एक फीडर है, और फिर वहां से जनरेटिंग स्टेशंस के बीच में सभी कुछ जो है ये रेडियल है। अब इसके अंदर आप जो है मान लीजिए कि इस फीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिले लगाया हुआ है वो ओवर करंट रिले है, जिसका की ऑपरेटिंग टाइम 200 मिली सेकेंड है। सिमिलरली सेकेंड फीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक ओवर करंट रिले लगाया हुआ है और उसका ऑपरेटिंग टाइम जो है वो भी 200 मिली सेकेंड है। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये रेडियल फीडर है तो रेडियल फीडर में मैंने ये भी बहुत पहले ही जब हमने डिस्टेंस प्रोटेक्शन के सेशन की बात की थी उसी में आपको बताया था कि टाइम ग्रेडिंग की जाती है। तो अब इस फीडर से नेक्स्ट फीडर की तरफ जब जाएंगे तो आप एक सेफ्टी कुछ मार्जिन रखेंगे जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल कहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल को मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल रखा है। इसके हिसाब से अगर यहाँ की ऑपरेटिंग टाइम 200 मिली सेकेंड है तो इसको मैं 600 मिली सेकेंड रखूंगा। अब इस टाइप से हमने एक प्रोटेक्शन सिस्टम, नॉर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम सेट कर लिया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर फॉल्ट आया, फर्स्ट सिस्टम में फॉल्ट आया। अगर ये फॉल्ट आया तो क्या होगा, 200 मिली सेकेंड बाद ये की रिले ऑपरेट होगी और 200 मिली सेकेंड के बाद रिले ऑपरेट होकर के इसने यहाँ के ब्रेकर को ट्रिप कर दिया। जैसे ब्रेकर ट्रिप हो गया इसका फॉल्ट करंट 0 हो जाएगा और अब आपका जो है ये वाला और ये वाले रिले वो ये रिले तो वैसे भी पहले भी फॉल्ट नहीं देख रहे थे। फॉल्ट आपका कौन कौन सा रिले देखेगा, यहाँ के रिले और यहाँ के रिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जनरेटिंग स्टेशन का सोर्स है, रेडियल फीडर है, तो इस टाइप से करंट जो है दोनों फीडर में चल रहा है। तो यहाँ की रिले भी करंट सेंस करेगी, यहाँ की रिले भी करंट सेंस करेगी, बट यहाँ की रिले क्योंकि 200 मिली सेकेंड में पहले ही अगर ऑपरेट हो गई है तो इस रिले को अब ऑपरेट होने की कोई जरूरत नहीं है और फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये रिले हमारा किसी भी कारण से ऑपरेट नहीं हुई या ये रिले फॉल्ट को सेंस ही नहीं कर पाए, उस केस में क्या होगा कि यहाँ की रिले 600 मिली सेकेंड के बाद ऑपरेट होगी। 600 मिली सेकेंड के बाद अगर ये रिले ऑपरेट होगी तो डेफिनेटली आपका फॉल्ट तो आइसोलेट हो ही जाएगा, बट ड्रॉबैक क्या है कि आपका जो टाइम है फॉल्ट क्लियरेंस टाइम, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम वो बहुत ज्यादा है। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा है हमारे पास, और वो ज्यादा कितना है, 600 मिली सेकेंड है। अगर हमें इस फॉल्ट क्लियरिंग टाइम को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी तरीके से अगर ये रिले आपस में कम्युनिकेट कर जाए या ये रिले आपस में कम्युनिकेट कर जाए तो हम फॉल्ट क्लियरिंग टाइम को घटा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि ये रिले आपस में कम्युनिकेट करती हैं किसी भी मेथड से, उसके बारे में अब चर्चा नहीं करते। अगर ये रिले आपस में कम्युनिकेट करती है और ये इसको पहले ही सिग्नल सेंड कर दे, मीन्स कि अगर मान लीजिए यहाँ पर फॉल्ट है, अगर यहाँ पर फॉल्ट है तो इस रिले को भी फॉल्ट सेंस करना है और यहाँ के रिले को भी फॉल्ट सेंस करना है। अगर इस रिले ने फॉल्ट सेंस कर लिया तो मान लीजिए कि ये इसको एक इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है कि ब्लॉक और डू नॉट ऑपरेट, डोंट ऑपरेट। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसने फॉल्ट सेंस ही नहीं किया तो ये इस रिले को सेंस कर सकता है कि ऑपरेट, कि तुम ऑपरेट हो जाओ, मुझे फॉल्ट नहीं दिखा है, अगर तुम्हें फॉल्ट दिख रहा है तो तुम ऑपरेट हो जाओ। और इस केस में हम ये जो 600 मिली सेकेंड टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं 200 या 300 मिली सेकेंड, जो भी करना है हमें एज पर अपना कोऑर्डिनेशन। तो वही आपका नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पर अभी आप देखेंगे तो अभी जो है
पहले सिर्फ ये दोनों टाइम 200 मिलीसेकंड था, अभी मैंने इस टाइम को भी 200 मिलीसेकंड कर दिया है। साथ ही साथ जो दोनों फीडर्स की रिले है, यहाँ की फीडर और यहाँ की फीडर, ये दोनों फीडर की रिले इसको एक इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। जब भी ये फॉल्ट सेंस करेंगे तो इस हायर जो आपके अप स्ट्रीम रिलेज है उनको इंफॉर्मेशन सेंड करता है कि ब्लॉक और डू नॉट ऑपरेट। तो ये दोनों रिले, क्योंकि इसको क्यों इंफॉर्मेशन सेंड करना है, क्योंकि सभी का टाइम 200 मिलीसेकंड है। अगर मान लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर पाया तो उस केस में क्या होगा कि ये रिले तुरंत ऑपरेट हो जाएगी 200 मिलीसेकंड में, और जैसे ये रिले ऑपरेट होगी यहाँ से आपका क्या होगा, ये ब्रेकर ओपन हो जाएगा, तो आपके दोनों फीडर पे पावर लॉस होंगे। इसीलिए इसमें कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर फॉल्ट आया, इस रिले ने फॉल्ट सेंस किया, जैसे इसने फॉल्ट सेंस किया, इसने अपने वाले को तो बोला है कि 200 मिलीसेकंड का ऑपरेट होना है, लेकिन इसने साथ ही साथ इसको एक ब्लॉक सिग्नल सेंड कर दिया। जैसे इसको ब्लॉक सिग्नल सेंड हो गया, अब ये रिले कुछ भी नहीं करेगा और यहाँ के रिले 200 मिलीसेकंड बाद ऑपरेट हो जाएगी फॉल्ट को आइसोलेट करने के लिए। सेकंड केस हो सकता है फॉल्ट यहीं पर है बट इस रिले ने फॉल्ट नहीं देखा है, यहाँ की रिले आपकी ऑपरेट करेगी 200 मिलीसेकंड बाद, लेकिन अब इसको क्या है, पहले से ब्लॉकिंग आई नहीं इसलिए ब्लॉक होगी नहीं, फॉल्ट ये देख रहा है और 200 मिलीसेकंड के बाद ऑपरेट हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा केस था आपका। उसी केस को यहाँ पर फिर से बताया गया है कि फॉल्ट अब अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर फॉल्ट है तो ये रिले तो फॉल्ट देखेगी नहीं, ये रिले भी फॉल्ट नहीं देखेगी, तो इधर से भी कोई ब्लॉकिंग नहीं, इधर से भी कोई ब्लॉकिंग नहीं, और फाइनली यहाँ की रिले जो है अपने टाइम के बाद 200 मिलीसेकंड के बाद ऑपरेट हो जाएगी और फॉल्ट आइसोलेट हो जाएगा। तो जो प्रोटेक्शन सिग्नल्स होते हैं, प्रोटेक्शन सिग्नल्स को भी हम 61850 में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो अब ये इंफॉर्मेशन है, जो ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन है, इस आईडी से इस आईडी को सेंड करना है, इस आईडी से इस आईडी को सेंड करना है, तो यहाँ पर हम प्रोटेक्शन सिग्नल्स भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और जनरली प्रोटेक्शन सिग्नल्स हमें क्या क्या ट्रांसफर करना होता है, वो करना होता है ट्रिप, ब्लॉक, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें। और जो हम ट्रांसफर करते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है, गूज कम्युनिकेशन के थ्रू। गूज के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आज के सेशन को यहीं पर रखेंगे, बल्कि गूज के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि गूज एक काफी डिटेल समझना जरूरी है, गूज कंसेप्ट को हमें सही से समझने की आवश्यकता है। तो आज के जो बेसिक 650 के कंसेप्ट है उसको हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम गूज कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कुछ नेटवर्किंग की बात करेंगे और फिर हम आईसीडी, सीआईडी और एससीडी फाइल्स और उसकी इंजीनियरिंग की बात करेंगे, और होपफुली एट द एंड ऑफ द सेशन हम बात करेंगे कि 650-9-2 क्या होता है। तो आज के सेशन में बेसिकली हमने 650 का अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा, अभी तक हम सिंपल बेसिक चीजें देख रहे हैं कि सबस्टेशन के अंदर इंटरलॉकिंग क्या होता है, सबस्टेशन के अंदर कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, सबस्टेशन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या क्या करना होता है। क्योंकि जब हमें ये सब चीजें क्लियर होगा कि हमें कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है, हमें किस केस में स्टेटस एक्सचेंज करना है, किस केस में कंट्रोल एक्सचेंज करना है, किस केस में प्रोटेक्शन सिग्नल एक्सचेंज करना है, अगर ये सब चीजें हमें क्लियर है तो हम 61850 को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आज के सेशन में जो भी टॉपिक बताए गए वो आपको क्लियर होगा और हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करते हुए गूज के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।